हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों मैं हूं प्रशांत पावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम 10 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स को एनालाइज करने वाले हैं लाइक एवरी सिंगल डे। दैट्स व्हाट वी डू राइट। तो डियर फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव ऑन आवर टेबल टुडे, इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस। ये तमिलनाडु में अभी जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स समिट हुई थी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देन वी हैव द राइट फ्लाइट पाथ। डीसीजीए ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, अपग्रेड किया है बेसिकली। जो पायलट को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको अपडेट किया है। एंड देन वी हैव साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल हमारे एक फॉर्मर एम्बेसडर साहब ने लिखा है। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, काफी अच्छे पॉइंट्स है इसमें, एंड इज इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। देन वी हैव पॉल्यूटिंग यूनिट्स। ये यहाँ पर हरियाणा के एग्जांपल्स को हम देखने वाले हैं, बट एज वी ऑल नो कि ये सिर्फ हरियाणा से जुड़ी हुई बात नहीं, पूरे देश में ये इश्यू जो है वो एक लंबे समय से चल ही रहा है राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल एक्ट नाउ। बहुत ही टू द पॉइंट, सिंपल येट इंपॉर्टेंट बात रोबिन शर्मा ने कही है। ड्रीम बिग, सपने हमेशा बड़े ही देखिए राइट। देखिए आपका जो एटीट्यूड होता है ना, जैसा आपका पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड, जितना ग्रांड एटीट्यूड, जितना बड़ा एटीट्यूड, उतना बड़ा सपना आप देख पाएंगे। आप अगर ये सोचेंगे कि मुझे जीवन में लेट्स से बस 1 लाख रुपए टोटल कमाने हैं, तो दैट्स इट, दिस विल बी योर मैक्स लिमिट। इसके ऊपर आप नहीं जा पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे जीवन में 1 करोड़ कमाने हैं, तो ये आपकी टॉप लिमिट हो जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे 3 सालों के अंदर सिविल सर्विसेज की तैयारी करके सिविल सर्वेंट बन जाना है, तो दैट विल बी योर टॉप लिमिट। तो जो भी है, चाहे पैसों की बात हो, हेल्थ की बात हो, करियर की बात हो, चाहे ये सारी चीजों की बात हो, इट ऑल स्टार्ट्स विथ योर विजन, इट ऑल स्टार्ट्स विथ योर क्वालिटी ऑफ एटीट्यूड। तो ड्रीम बिग। अब बड़ा सपना हासिल करने के लिए आप देखिए, माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसा सोचेंगे कि एक बड़ी जंप लगाकर मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति ने कभी वॉकिंग नहीं की है, वो माउंटेन कैसे चढ़ पाएगा? तो सबसे पहले वॉकिंग से शुरुआत होगी, फिर रनिंग से होगी, फिर धीरे धीरे टांगे मजबूत होगी, देन यू विल स्टार्ट क्लाइंबिंग। और क्लाइंबिंग करते 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 धीरे धीरे करके आप स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये कब करना है? एक्ट नाउ। जो भी सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उस पर छोटे छोटे स्टेप्स उठाना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया दीज सोशल मीडिया हैंडल्स राइट डियर फ्रेंड्स। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस राइट। ये तमिलनाडु के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तमिलनाडु मस्ट मैच इट्स ग्रोथ एस्पिरेशंस विद एक्शन ऑन द ग्राउंड। क्या मतलब है इसका, समझते हैं चलिए। अभी तमिलनाडु में तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिम 2024 जो है, इसको कंडक्ट किया गया। 2 दिनों की ये इवेंट थी। और तमिलनाडु की जो सरकार है, उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम है एमके स्टैलिन। और स्टैलिन साहब की सरकार जो है, उन्होंने एमओयूज साइन करवाए हैं या फिर इंस्पायर किया है लीडर्स को राइट। अगेन लीडर्स की बात आई है, तो लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट। वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। दोस्तों ये कोर्स मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी क्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। अवेल नहीं किया है तो आज ही इस कोर्स को अवेल कर लीजिएगा राइट। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस एंड बिल्डिंग योर लीडरशिप क्वालिटीज। तो जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, उन्होंने 6.64 लाख करोड़ रुपीस के 631 एमओयूज जो है वो तमिलनाडु की सरकार के साथ साइन किए हैं। याद रखिए, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अभी ये शुरुआत है। इट्स अ बिग थिंग। इतने सारे एमओयूज जो है वो साइन हुए हैं। इतने पैसे अभी आ नहीं गए हैं। इतने पैसे इन्वेस्ट करने का वादा, एक बहुत ही पक्का वादा आप कह सकते हैं, वो इंडस्ट्री लीडर्स ने तमिलनाडु की सरकार को, या फिर तमिलनाडु की सरकार के साथ ये वादा जो है वो किया है। तो तमिलनाडु की सरकार जो है वो ग्रोथ को इंडस्ट्री के माध्यम से आगे ले जाना चाहती है। तमिलनाडु इज वेरी फेमस फॉर इंडस्ट्री राइट। एक इंडस्ट्रियल राज्य है तमिलनाडु, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां पर आ सकता है। तो जॉब क्रिएशन पर काफी ज्यादा फोकस किया है तमिलनाडु की सरकार ने। इसी के साथ यहां पर ये जो एमओयू साइन हुए हैं, तो ये प्रोजेक्शन है कि इससे कुछ 26.90, यानी कि आप समझ लीजिए लगभग 27 लाख जॉब्स जनरेट होगी। और इसमें से लगभग 15%, 14.54, 14.5 लाख जॉब्स जो है ये डायरेक्ट जॉब्स होगी। इसके अलावा इनडायरेक्ट जॉब्स तमिलनाडु में होगी 27 लाख टोटल। इसमें से 50% डायरेक्ट, 50% इनडायरेक्ट। और इसके साथ साथ देश के दूसरे क्षेत्रों में भी जॉब्स जनरेट होगी। तो
ये ताकत जो है वो तमिलनाडु की सरकार ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है इस जिम 24 में, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग में। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग क्षेत्र, ग्रीन एनर्जी, ई व्हीकल्स, नॉन लेदर फुटवेयर, ऑटोमोबाइल्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड आईटी और डिजिटल सर्विसेज, राइट। तो ये सारे अलग अलग बड़े बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें ये एमओयूज जो है वो साइन हुए हैं। अब तमिलनाडु में पहले ऐसा था, जो हमारे देश की भी यही सिचुएशन थी, कि बड़े बड़े शहरों में जैसे कि चेन्नई है, कोयम्बतूर है, ये तमिलनाडु की बात है, मुंबई है महाराष्ट्र का, गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद, सूरत, फिर आप दिल्ली है, राइट, कोलकाता है वेस्ट बंगाल का, तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में ही इन्वेस्टमेंट जो है वो पहुंचता था। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यहां पर भी तमिलनाडु में जो एमओयू साइन हुआ है, तो साउथ के जो पोर्शन है, तमिलनाडु साउथ का राज्य है, और तमिलनाडु के जो साउथ के जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स है, तो वहां पर भी ये इन्वेस्टमेंट जो है वो पहुंचेगा। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज और टाउन्स जो है, तो वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और सरकार यही चाहती है कि एक बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो। और जो एक अर्बन सेंटर्स में हमारे देश का एक दूसरा इश्यू ये भी है कि गांव जो है वो छोड़ छोड़कर लोग जो है उनको अर्बन एरियाज में, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो ये भी, इसको आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ब्रेक्स लगाई जाए, अगर कुछ ऐसे एवेन्यूज क्रिएट किए जाए जिससे उनको गांव में ही वो सारी फैसिलिटीज मिल जाए, तो फिर वो अर्बन एरिया पर नहीं जाएंगे। आजकल चीजें जो है वो उस प्रकार की होने लगी है बहुत सारे राज्यों के अंदर। और अब्दुल कलाम साहब की एक किताब है टारगेट 3 बिलियन, राइट, उस किताब में भी उन्होंने एक पूरा नाम का प्रोजेक्ट है, राइट। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो अर्बन एरिया में जो एमिनिटीज मिलती है, जो फैसिलिटीज मिलती है, ये अगर आप रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड करें, तो फिर ये माइग्रेशन जो है वो शायद हम रोक पाएंगे। तो आज देखिए इलेक्ट्रिसिटी 24/7 लगभग सारे गांव में अवेलेबल है, लगभग मैं बोल रहा हूं। फिर पानी की फैसिलिटीज, ये नल से जल पहुंचाने की जो स्कीम चल रही है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, राइट, फिर बेसिक एमिनिटीज की बात हो रही है यहाँ पर, इंटरनेट के साथ साथ कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज। तो ये सारी चीजें जो है कुछ ऐसी बेसिक चीजें जिनके माध्यम से अब ये अर्बन एमिनिटीज गांव तक पहुंचने लगी है। अभी थोड़ा एक हमें सफर काटना है, लेकिन इस दिशा में काफी अच्छा काम भी होने लगा है, एज यू नो। तो ये सारी चीजों की वजह से अब धीरे धीरे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज और टाउन्स जो है, तो उसमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक ही बात यहां पर कहूंगा, फिर बात की चीजें, जो बाकी की चीजें वो आप सोच लीजिएगा। फॉर एग्जांपल जब इलेक्ट्रिसिटी 24/7 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज और टाउन्स और विलेजेस तक पहुंचती है, तो क्या होता है, ऑफिसेस और फैक्ट्रीज जो है वो आप यहां पर स्थापित कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल। फिर वियतनाम की एक ईवी कंपनी है, ईवी लीडर है विनफास्ट। तो ये विनफास्ट जो है, इसने भी एक अपॉर्चुनिटी यहां पर देखी और कहा है कि भाई हम भी इसमें यहां पर तमिलनाडु में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारे अलग अलग देशों के इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने भी अपना कॉन्फिडेंस जो है वो यहां पर दिखाया है। और इसके साथ ह्यूंडे, टाटा, अदानी, क्वालकॉम, सेंट गोबिन, तो ऐसी अलग अलग कंपनी से वो अपने फुटप्रिंट को यहां पर एक्सपांड करना चाहती है, राइट। अब तमिलनाडु का ये सपना है कि 2030 तक आने वाले, आप समझ लीजिए 6-7 सालों के अंदर तमिलनाडु $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा लक्ष्य है, ये उनका विजन है, राइट। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, इजंट इट? जो कोट हमने देखा रॉबिन शर्मा का, तो उसमें ये विजन की बात मैंने आपको बताई। तो ये विजन है। अब यहां पर पहुंचने के लिए उनको छोटे छोटे स्टेप्स आज से ही उठाने पड़ेंगे, एस वी नो। तो लेट्स होप के ये जो विजन है उसको मीट करने के लिए जो जो एमओयूज है वो प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट हो। अब वहां के चीफ मिनिस्टर ने ये पब्लिक गारंटी दी है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डायरेक्ट उनकी ऑफिस का एक्सेस मिलेगा, चीफ मिनिस्टर लेवल तक आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और एक सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट की गई है। तो इसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर और उनके साथ स्पेशल कमिटी है। तो ये कमिटी से आपको सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस या फिर सारी परमिट जो है वो एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो लेट्स होप के ये जमीन के साथ जुड़े हुए जो इश्यूज रहते हैं, राइट, इट्स नॉट दैट इजी टू एस्टैब्लिश योर न्यू इंडस्ट्री। वक्त लग जाता है, बहुत सारे पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यू नीड दैट एश्योरिटी। वो ट्रस्ट होना चाहिए आपको, पार्टी पर ट्रस्ट होना चाहिए, वो जो वहां पर सरकार है, सरकार चलाने वाला जो इंसान है उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। तब जाकर आप अपने अरबों करोड़ों रुपए जो है वो वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे ही थोड़ी बिजनेसमैन जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे, दे विल नॉट डू दैट थिंग। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एनीवेज।
तो ये एश्योरिटी तो दी है, लेट्स होप कि जल्द से जल्द ये चीज हो जाए। और जो भी बेस्ट चीजें इस इवेंट से दूसरे राज्य सीख सकते हैं, तो लेट्स होप कि वो भी सीखे। सो दैट्स हाउ वी विल रीच एज अ नेशन द टारगेट ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, या फिर 10 ट्रिलियन 2047 तक। तो निर्मला सीतारमन जी ने ये भी कहा था अभी कि 2047 तक भारत जो है वो समवेयर अराउंड $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। तो उस समय का भारत तो अलग ही लेवल का होगा। द राइट फ्लाइट पाथ, डीसीजीए अलायंस इंडियन रूल्स विद ग्लोबल नॉर्म्स। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अभी एक, चलो लेट रही देर से ही सही, दुरुस्त ये बदलाव किया कि जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस है, एफडीटीएल जिसको कहते हैं, तो ये सारी एयरलाइंस पर इफेक्ट में आ जाएगा फ्रॉम 1 जून। तो बेसिकली जो हमारे पायलट्स हैं तो उनको रेस्ट का समय जो है वो थोड़ा और ज्यादा मिलेगा, फिटिंग रिपोर्ट्स जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, आपने अगेन रनवे 36 नाम की जो फिल्म है ना, 36 या 37 आई थिंक, एनीवेज, अजय देवगन साहब की फिल्म है, काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है। अमिताभ बच्चन साहब की मैंने इससे पहले भी तारीफ की थी कि काफी इंटरेस्टिंग एक्टिंग, और उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो उनकी आवाज रही है, आउटस्टैंडिंग। आई स्टिल रिमेंबर द वर्ड, उन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण, जो जिस हिसाब से उन्होंने वो शब्द को स्ट्रेस दिया है, इट्स अमेजिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट बच्चन साहब, राइट। अजय देवगन साहब की आवाज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड जो उसमें फीमेल एक्टर हैं उनकी भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, राइट। उनका नाम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है उसमें, व्हाट वाज द नेम, अल्बुकर्की, राइट। तो ये उनका नाम था। तो एनीवेज, मैं कहाँ पर फिल्म की स्टोरी में चला गया, मुझे वो फिल्म काफ़ी पसंद आई थी। तो वी हैव सीन दैट, जो जिन जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है, तो यू नो के, और आपको थोड़ी बहुत ये भी चीज़ पता होगी, मीन्स पता ही होगी, क्योंकि आप लोग जो है वो करंट अफेयर्स के काफ़ी एक्सपर्ट हैं, कितने सालों से करंट अफेयर्स जो है उसकी तैयारी करें। तो यू नो कि फ्लाइट के जो पायलट्स होते हैं ना, तो उनकी फ्लाइट के बाद उनको थोड़ा रेस्ट लेना है, फिर उसके बाद फिर से रेस्ट लेकर फ्लाइट, तो इस प्रकार से उनका काम जो है वो चलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं डेवलप्ड देशों के अंदर, ये रूल्स कुछ सारे देशों में बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, कुछ देशों में ये रूल्स जो है वो उनको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं यूके जैसे देशों की, डेवलप्ड देशों की, तो वहां पर तो ऐसे रूल्स हैं कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ना, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस फैक्ट कि वहां पे ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो मैक्सिमम 8 आवर्स की शिफ्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा करना है तो फिर उनको इन्फॉर्म भी करना पड़ता है, कंपनी को भी करना पड़ता है, यू नो अपडेट देनी पड़ती है कि भाई ये रीजन से उनको थोड़ा और 1-2 घंटा या फिर एक ओवर टाइम कर रहे हैं वो। तो ट्रक ड्राइवर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा रहती है उन देशों के अंदर, लेकिन सिस्टम भी काफ़ी अच्छी है कि 2 घंटे के बाद आपको एक छोटा सा मिनी ब्रेक लेना है, फिर 4 घंटे की शिफ्ट के बाद आपको 1 आवर का ब्रेक लेना ही लेना है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो पायलट्स हैं तो उनके भी जो रूल्स होते हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते। तो अब फाइनली डीसीजीए ने नए रूल्स जो है उनको 1 जून से इंप्लीमेंट करने की बात बताई है। इंडिया ऑल्सो हैड वन ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ एफडीटीएल रेगुलेशंस। ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत के सबसे खराब रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। तो अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है उनको हम फॉलो करेंगे। और बेसिकली मैं बता दूं कि पहले क्या था कि 36 आवर की टाइम लिमिट थी, अब आपको 48 आवर्स, यानी कि 2 दिन जो है, जो रेस्ट पीरियड्स है ना, नाइट शिफ्ट की है तो 2 दिनों की आपको क्या कहते हैं, यू हैव टू टेक रेस्ट, यू नो। तो इस प्रकार से काफी पायलट फ्रेंडली, एंड नॉट जस्ट पायलट फ्रेंडली, आई वुड से कि अगर आप पायलट की देखभाल कर रहे हैं देन यू आर लुकिंग आफ्टर योर कस्टमर। जितने वेल रेस्टेड आपके पायलट्स होंगे, क्योंकि मैंने ये बात कई बार बताई है एंड आई वुड लाइक टू रिपीट दैट थिंग हियर, इसकी एक रिपीट वैल्यू भी है कि रेस्ट एंड रिकवरी आर वाइटल फॉर पीक परफॉर्मेंस। अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो रेस्ट एंड रिकवरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैनॉट जस्ट यू नो, जो लोग कहते हैं कि भाई आप धड़ाधड़ करते रहो, राइट, वो मेहनत करते रहो, कभी थको नहीं, दैट इज मीन्स वो सारी चीज़ें सुनने के लिए अच्छी होती हैं बट प्रैक्टिकली दे डू नॉट वर्क। तो मैं तो यही चीज़ मानता हूं कि अगर आप उतनी मेहनत करते हैं तो आपको उतना रेस्ट भी चाहिए। रेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पायलट, और क्योंकि आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दिस विल क्रिएट ए वेरी बिग चेंज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ये शायद फिगर्स में उतना अच्छा आपको ना लगे, एयरलाइंस जो है वो बहुत ही एक टाइट बजट पर चलती है, बहुत ही प्रॉफिट भी उतना ज्यादा नहीं रहता है एयरलाइंस का, लेकिन जितना आप सेफली, जितनी ज्यादा फ्लाइट्स आप उड़ा पाएंगे तो ओवरऑल बड़ा फायदा होगा। तो पायलट्स को ज्यादा रेस्ट देंगे तो स्टार्टिंग के टाइम पर पैसे उतने नहीं बचेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी हो जाएगी।
सो दिस इज द थिंग, राइट. सो बेसिकली इसी चीज पर ये आर्टिकल है, राइट. सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको दे दी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला जो है ना, वो उसको लास्ट में हम देखेंगे. उसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करना है. पॉल्यूटिंग यूनिट्स, देखिए ये हरियाणा की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट हरियाणा. ये हमारे देश के सारे राज्यों में ये चीज देखने को मिल रही है. अनफॉर्चुनेटली हमारे देश को हम कहते हैं कि नदियों का देश है, पहाड़ों का देश है. हमारा देश जो है वो कितनी सारी ऐसी जो कहते हैं ना कुदरत के द्वारा दी गई भेंटों का देश है. लेकिन हमारे देश की मुझे नहीं पता कोई अगर ऐसी नदी होगी जो पॉल्यूटेड ना हो. पूरा स्ट्रेच आपको पॉल्यूशन के बिना मिले, ऐसी मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी नदी हमारे देश में है. हम हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में नदियों को मां का सम्मान दिया गया है, राइट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीजों को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, और इन चीजों को पॉल्यूट करने का मतलब यही है कि हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं. इट्स लाइक कि वो कहानी है ना पुरानी, जो हम स्कूल में पढ़ा करते थे, अच्छी तरीके से समझा करते थे कि जिस पेड़ पर, जिस डाली पर बैठे हो उसी डाली को अगर आप जो पेड़ के साथ जुड़ी हुई जगह है वहां से उसको काट रहे हो तो डाली के साथ साथ आप भी गिरोगे. यही चीज हम कर रहे हैं, लेकिन ये बात हम समझ ही नहीं पा रहे हैं. अब देखिए हरियाणा के कुछ क्षेत्रों के अंदर लोगों को स्किन डिजीजेस हो रहे हैं, दूसरे दूसरे बीमारियां हो रही है, नदियां बर्बाद हो रही है, राइट. और ड्रेन्स जो है उसमें से बहुत ही बदबू आ रही है. ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो अपनी जो एफ्लुएंट है, जो खराब कचरा है, वो सारी चीजें नदियों के अंदर खुलेआम उसमें ऐड कर रहे हैं, डाल रहे हैं. कोई उनको रोकने वाला नहीं है. और जो अथॉरिटीज को कंप्लेन की जाती है तो वो सारी चीजें रेड टेप में फंस जाती है, राइट. अथॉरिटीज का काम करने का तरीका बहुत ही स्नेल पेस से चलता है, बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं. और जिस हिसाब से बर्बादियां हो रही है उसकी स्पीड तो रॉकेट से भी ज्यादा है, राइट. अब देखिए बहुत सारी एजेंसीज हैं. फॉर एग्जांपल हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, HSPCB, NGT है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है. लेकिन वी फाइंड के 128 फर्म्स, रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पर 128 फर्म्स ऐसी हैं जिनको ये NGT ने HSPCB को कहा था कि भाई आप इनको इंस्पेक्ट कीजिए. साबी रिवर बेड है तो ये भी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है. तो ऐसे बहुत सारी जगहों पर ये सारी चीजें चल रही है. और जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे देश का इश्यू है, तो इन चीजों को हम उतना ज्यादा सीरियसली इसीलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि कुछ पैसों के लिए, कुछ अमाउंट्स के लिए, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, वट एवर इट इज, इतने पैसों के लिए हम करोड़ों, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन जो है वो बर्बाद कर रहे हैं. और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, देखिए ये पानी, ये नदियां, पहाड़, मिट्टी, ये सारी चीजें है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंसानों के लिए है. ये चीज जिस जमीन को हम पैसे देकर खरीद लेते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हमारे नाम पर होता है, तो वो जमीन ऐसा नहीं है कि वो हमारी जमीन हो गई. इस दुनिया में आप देखेंगे तो एक समय पर अशोक राजा थे जो चक्रवर्ती थे, अलेक्जेंडर चक्रवर्ती था. फिर बहुत सारे ऐसे अलग अलग राजा आए, चले गए, राइट. ये जमीन किसी की हुई है? कभी नहीं. ये टेम्पररी हम उसके वो कब्जा जो है वो शायद हमारे पास है, टेम्पररीली वो हम परिवार की वो जमीन है, शायद दादाजी की ने ली थी, वो हमारे पास आएगी, फिर हमसे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके पास आएगी. हो सकता है उसके बाद वो जमीन किसी कोई और खरीद ले. तो ये भले ही जनरेशंस तक चले, लेकिन अगेन ये एक टेम्पररी ही कागज पर आप इसके मालिक हैं, आप फॉरएवर इसके मालिक नहीं है. और जितनी चीजें जो हमने क्रिएट नहीं की है वो सारी की सारी चीजें जो है वो सभी की है. उसमें एक छोटा सा जीव जो है उसका भी उतना अधिकार है जितना हमारा है. तो जब हम इन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं ना, तो फिर हम यहां के लोग के अगर गुनाहित है या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन जो ऊपर वाले के लॉज हैं, उन्होंने जो लॉज बनाया है ना, जो नेचर ने लॉ बनाया है, वहां पर हम कहीं ना कहीं अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं कि भाई हमने कुछ गलती ऐसी की है और आज नहीं तो कल अलग अलग फॉर्म्स में हमें उसकी सजा मिलेगी. तो वी हैव टू थिंक टोटालिटी, राइट. बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये तो क्या धार्मिक बातें हो रही, नहीं. टोटालिटी से जीवन को देखने की कोशिश जो है वो हमें करनी चाहिए एज ए होल. कि आपने यहां पर अगर कोई चीजों की शुरुआत की तो फिर वो आगे जाकर कितना डिस्ट्रक्शन करेगी. हमारी एक पैटर्न बन चुकी है कि हम कोई चीज करते हैं, उससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं, इस सॉल्यूशन को सॉल्यूशन से एक नया प्रॉब्लम निकलता है, इसको सॉल्व करने के लिए एक नया सॉल्यूशन, फिर एक नया प्रॉब्लम, नया सॉल्यूशन. ऐसे चीजें जो है वो नहीं चल सकती, राइट. मूविंग ऑन, साइमल्टेनियस इलेक्शंस आ रहे हैं, रेयरिटी अराउंड द वर्ल्ड.
Given its tradition of primaries, the US is practically in the election mode every other year. देखिए, हमारे यहाँ पर ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही है, साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात चल रही है, तो इसको लेकर एक हाई लेवल कमिटी जो है वो बनाई गई है और इस कमिटी ने लोगों से अपने सुझाव मांगे हैं कि बताइए कि इस पर क्या करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन की दो चीजों को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। एक तो है कि इससे समय बचेगा, दूसरी चीज है कि इससे कॉस्ट बचेगा, खर्च बचेगा। ये दो चीजों को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बाकी के बेनिफिट्स है, लेकिन सबसे ऊपर ये दोनों बेनिफिट्स को प्रोजेक्ट किया जाता है। अब दुनिया के अलग अलग देशों को आप देखेंगे, अलग अलग पार्लियामेंट्री फेडरल सिस्टम को देखेंगे, डेमोक्रेसीज को देखेंगे, तो कहीं पर भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है। साउथ अफ्रीका और स्वीडन ये दो देश ऐसे हैं जहां पर चीजें थोड़ी अलग है, लेकिन वहां पर भी आप देखेंगे कि इट्स नॉट लाइक के उन्हीं चीजों को फॉलो किया जा रहा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 79th रिपोर्ट जो है, तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दो ऐसे केसेस हैं, साउथ अफ्रीका और स्वीडन। तो देखिए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 1994 में उस समय पर नेल्सन मंडेला साहब और फ्रीडम स्ट्रगल चला, फिर ये पार्टी जो है वो जीत कर आई। तो अफ्रीका जब आजाद हुआ तो अफ्रीका में ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी जीत होती आई है, सेंट्रल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर। तो यही चीज हमारे देश में भी हुई थी। जब देश आजाद हुआ तो पहले 25 सालों के लिए कांग्रेस ही थी, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चीजें जो है वो चेंज होने लगी। तो वो साइकिल जो थी इलेक्शन की वो एक नया फॉर्म ले लिया उसने। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और म्यूनिसिपैलिटीज और रीजन्स जो है ना, तो वहां पर इट्स नॉट लाइक फेडरल पॉलिटी है, वहां पर प्रोविंसेस जो है वो वैसे सिस्टम नहीं है। म्यूनिसिपैलिटीज और रीजन्स की एक अलग लेवल है, कैटेगरी है, तो वहां पर उस लेवल की चीजें जो है वो हैंडल की जाती है। तो स्वीडन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है कि अगर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए थोड़ा इलेक्शंस अर्ली भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो सिस्टम वहां की अलग है, वहां पर ऐसी कोई भारत जैसे बड़े बड़े राज्यों और ये फेडरल सिस्टम हमारे जैसी है, वहां पर ऐसी नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, राइट। अब यूके ने एक ऐसी चीज निकाली थी 2011 में, हमारी जो पार्लियामेंट है, तो ये रिपोर्ट यूके का जो डिसीजन था 2011 का, तो हमारी पैनल ने ये रिपोर्ट के बारे में भी बताया कि भाई यूके जो है वो ऐसे ही फिक्स टर्म्स लेकर आ रहा है और यूके जो है वहां पर भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात चल रही है। लेकिन 2022 में ये फिक्स्ड टर्म पार्लियामेंट्स एक्ट जो है उसको यूके ने हटा दिया और उसके बाद यूके जो है बेसिकली यूनाइटेड किंगडम, तो इसमें चार ये देश जो है वो मिलकर इसको बनाते हैं। एक तो है स्कॉटलैंड, दूसरा है वेल्स, एक है नॉर्दर्न आयरलैंड और एक है जिसको हम जनरली इंग्लैंड कहते हैं, राइट। तो ये सारे चार राज्य मिलकर या चार देश मिलकर यूके नाम का देश जो है वो बनता है। ये चार किंगडम यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। इनके भी टाइम टेबल अलग है। पूरे यूके की पार्लियामेंट लंदन में है, बिग बैन। फिर स्कॉटलैंड की अपनी खुद की स्टेट लेवल की या फिर स्कॉटलैंड लेवल की पार्लियामेंट है। वेल्स की कार्डिफ में है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है तो उनकी अलग है। तो उनके इलेक्शंस के टाइम टेबल भी अलग है। तो बेसिकली अलग अलग देशों के अलग अलग टाइम टेबल्स हैं, अलग अलग लेवल पर स्टेट और सेंट्रल लेवल की ये इलेक्शंस है वो होते रहते हैं। और यूएसए में प्राइमरीज की ट्रेडिशन है, तो आप समझ लीजिए हर 2 सालों के अंदर यूएसए जो है वो इलेक्शन मोड में रहता है यूएसए। तो चलिए, अगर उनके देश में हर साल पर इलेक्शंस का मोड हो, 2 साल पर हो या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शंस वो करवाएं, वो देश जो कर रहे हैं वो उनके हिसाब से उनको परफेक्टली फिट रहता है। लेकिन हमारे देश में तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी जो सिस्टम चल रही है वही सिस्टम बेस्ट है। रीजन इज हमारे देश के जो वोटर्स हैं वो कितने स्मार्ट हैं, आप समझिए। लोगों को ये लगता है कि हमारे देश के वोटर्स जो है वो उतने स्मार्ट, बट मैं कह सकता हूँ आपको हमारे देश जितने स्मार्ट वोटर्स आपको शायद ही दूसरे देशों में देखने को मिलेंगे। आप मान लीजिए कि ये हमारे देश का पिरामिड है, तो ये हो गया सेंट्रल लेवल, राइट, जहां पर मोदी साहब और ये बीजेपी नेशनल लेवल की जो इलेक्शंस है अभी होने वाले 2024 में, ये फिर एक है अलग अलग राज्यों के लेवल, राइट, तो स्टेट लेवल, और ये हो गया आपका पंचायती लेवल। अब हमारे देश के जो वोटर्स हैं ना वो क्या करते हैं पता है, पंचायती लेवल पर लेट्स से कि वो कांग्रेस को लेकर आएंगे, स्टेट लेवल पर वही लोग आपको लेकर आएंगे, आप वाली पार्टी, राइट, आप यानी कि आप नहीं, आप यानी कि आम आदमी, और सेंट्रल लेवल पर यही लोग जो है वो बीजेपी को लेकर आएंगे। एक ही वोटर्स को पंचायती लेवल पर एक पार्टी चाहिए, स्टेट लेवल पर दूसरी पार्टी और सेंट्रल लेवल पर। तो ये जो चॉइस है ना हमारे लोगों की, ये चली जाएगी। ये चॉइस होनी ही चाहिए। और देखिए कितनी स्मार्टली ये नेचुरली ये चीज हुई है कि स्टेट लेवल पर हम कांग्रेस चाहते हैं या फिर बीजेपी, सेंट्रल लेवल पर अगेन बीजेपी, और फिर ग्रास रूट लेवल पर वी नीड कांग्रेस।
तो ये जो एक चॉइस है, ये चॉइस होनी ही चाहिए। और साइमल्टेनियस इलेक्शन कॉस्ट और टाइम, ये सारी चीजें बताई जाती है। देखिए कुछ फायदे भी है साइमल्टेनियस इलेक्शन के, लेकिन अगर वो नेचुरली फॉलो हो रहे हैं तो ठीक है, इसको थोपा नहीं जा सकता। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी होंगे, मीन्स ये भी इश्यू होगा कि मान लीजिए आपने चलो एक बार साइकिल सेट कर दी, उसके कुछ समय के बाद मान लीजिए 2 या फिर 2.5 साल के बाद अगर किसी जगह की सरकार जो है वो गिर जाती है, तो फिर क्या होगा? क्या पूरे देश में फिर से इलेक्शंस होंगे? तो ये बहुत ऐसे चैलेंजेस हैं। तो कस्टमाइज लेवल पर जो अभी चल रहा है, मुझे लग रहा है दैट इज बेस्ट। लोग भी अपने अपने लीडर्स को अपने हिसाब से सिलेक्ट करते रहेंगे और देश जो है वो चलता रहेगा। फिर देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। वैसे प्रोज एंड कॉन्स को इनसे पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये टॉपिक साइमल्टेनियस वाला नया नहीं है, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स आए थे तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर भी हो जाएंगे, एक बार फिर से ये रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।